प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय रहेगा फणी सर्वनाथ रेणु द्वारा रचित कहानी ठेस का सार। फणी सर्वनाथ रेणु द्वारा रचित ठेस एक आंचलिक कलात्मक कहानी है। इस कहानी में कहानीकार ने यह बताने का प्रयास किया है कि कलाकार के लिए उसकी कला का महत्व ही सब कुछ होता है। किसी भी स्थिति में वह यह स्वीकार नहीं कर सकता कि लोग उसकी कला अथवा उसके कलाकार पक्ष की उपेक्षा करें। सिरचन एक ऐसा ही विशेष कलाकार है, भले ही वह कामचोर है, अक्खड़ है, परंतु अंदर से कोमल और एक ऐसा धारण कलाकार भी है। उसकी यह एक निश्चित धारणा है कि जहाँ उसकी कला का सम्मान नहीं, वहाँ वह एक पल के लिए भी रुकना पसंद नहीं करता। परंतु जो लोग उसकी कला का आदर करते हैं, उसके लिए वह बिना किसी प्रतिदान के भूखा रहकर भी अपनी कलाकृति भेंट कर सकता है। उसकी कहानी का सार इस प्रकार है। सिरचन का परिचय। खेतीबाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते, क्योंकि लोग उसे बेकार ही नहीं बेकार समझते हैं। इसलिए खेतीबाड़ी या मजदूरी के लिए कोई सिरचन को बुलाना पसंद नहीं करता। जब तक दूसरे मजदूर खेत में 1/3 काम कर चुके होते हैं, तब सिरचन हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा, पगडंडी पर तोल तोल कर पाँव रखता हुआ आएगा। आज भले ही लोग सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले, परंतु एक समय था जब उसके आंगन में बड़े बड़े बाबू लोगों की सवारियाँ बंधी रहती थी। तब लोग उसे पूछते ही नहीं थे, बल्कि उसकी खुशामद भी करते थे। लोग उसे महान कारीगर मानते थे तथा उसके एक एक दिन के लिए खुशामद करते थे और उससे एक जोड़ा चेक बनवाने के लिए घंटों प्रतीक्षा करते थे। मुझे याद है, मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा, और माँ हंसकर उसकी बात टाल देती और कहती कि कलाकार भी पूजा में भोग की बात नहीं करते, अतः सिरचन भला क्या मजदूरी लेगा। परंतु मैंने अक्सर सिरचन की इस कला के लिए लोगों द्वारा उसे बड़ी बड़ी मजदूरी देने के बारे में सुन रखा था। इसलिए सिरचन को बुलाने से पहले मैं माँ से उसकी मजदूरी के बारे में ज़रूर पूछ लेता। इधर सिरचन को देखते ही माँ ने कहा, आओ सिरचन, आज नैनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आ गई। घी की डांडी के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना। खाने की बात के साथ साथ माँ उसे कार्य के बारे में बता देती कि बड़ी बेटी की ससुराल से चिट्ठी आई है, उसकी ननंद मोती की शीतल पार्टी के लिए रूठी हुई है। सिरचन अपनी पनियानी जीभ से घी की सोनी सुगंध से खिंचा चला आता और काम के बोझ में फुर्सत न होने का बहाना करता। सिरचन जाति का कारीगर है। मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा। वह एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता, फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सूतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। उसके काम में विघ्न पड़ने पर वह चिल्ला उठता और किसी दूसरे से काम करवा लेने की धमकी देता। भले ही सिरचन तीखा बोलता है, मुँह जोर है, परंतु कामचोर नहीं। बिना मजदूरी के केवल पेट भर खाना मिलने पर भी वह काम करने वाला कारीगर था। उसे खाने में भले अच्छा भोजन न मिले, परंतु काम करने में वह किसी की नहीं सुन सकता। कुछ लोग सिरचन को चौटारा भी समझते हैं। तली बघारी हुई तरकारी, दही की कड़ी, मलाईदार दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो तो फिर वह दुम हिलाता आ जाएगा। यदि खाने पीने में कुछ भी कमी हुई, वह कार्य अधूरा छोड़कर किसी और दिन का बहाना करके चला जाएगा। किसी दिन मतलब कभी नहीं। परंतु जो शीतल पार्टी, चिक, छतरी टोपी तथा दूसरे काम सिरचन करता है, गांव में कोई और नहीं कर सकता। परंतु यह दूसरी बात है कि अब उसे कोई महत्व नहीं देता तथा इन सभी कामों को लोग बेकाम मानते हैं। अब उसे पेट भर खिला दो या एक आध पुराना कपड़ा देकर विदा कर दो तो भी वह कुछ नहीं बोलता। परंतु सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं कि वह बात करने में भी कारगर है। महाजन टोले के बाजू महाजन की बेटी एक दिन सिरचन की बात सुनकर क्रोधित हो उठी, क्योंकि सिरचन को उसका मनपसंद भोजन नहीं मिला था। इस बार मेरी सबसे छोटी बहन मानू की विदाई होने वाली थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही खत लिखकर चेतावनी दे दी थी कि मानू के साथ भले ही मिठाई की पतीली न आए, परंतु 3 जोड़ी फैशनेबल चिक तथा पटेर की 2 शीतल पार्टी जरूर होनी चाहिए।
इसलिए सिरचन को एक सप्ताह पहले ही काम पर तैनात करवा दिया गया था तथा उसकी मजदूरी थी मोहर छाप वाली नहीं धोती। सिरचन अपने काम में लग गया। उसके हाथ की बनी अधूरी थोड़ी सी कारीगरी देखकर भी लोग समझ गए थे कि नए फैशन की चीज़ बन रही है जो पहले कभी नहीं बनी। इस पर मंजली भाभी ने मोहर छाप वाली धोती का ताना देते हुए कहा, पहले पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज़ बनती है तो भैया को खबर भेज देती। बात शिक्षण तक जा पहुंची। वह चिढ़कर बोला कि मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज़ नहीं बनती। यह तो मानू दीदी के लिए है क्योंकि वह काकी की सबसे छोटी बेटी है। मेरी चाची ने मोहर छाप वाली धोती के साथ मूंगया लड्डू देने की बात भी की थी। सिरचन का व्यंग्य। दूसरे दिन जब चिक देखी तो सभी देखते ही रह गए, मानो चिक में 7 रंग के तारे जगमगा उठे हों। सिरचन खाने पीने का शौकीन है, परंतु काम में लीन हो जाने पर उसे खाने पीने की कोई भी सुध नहीं रहती। एक दिन कार्य में मगन सिरचन की नज़र चिवड़ा और गुड़ के सूखे ढेले पर पड़ी। मैंने लक्ष्य किया तो सिरचन ने मुंह बना दिया। मैं माँ के पास गया जो पकवान बनाने में व्यस्त थी। मैंने पूछा उसे केवल चिवड़ा और गुड़ किसने दिया। इस पर माँ ने अपनी मंजलू बहू को बूंदिया देने के लिए कहा। सिरचन ने मना कर दिया। चिवड़ा उसके मुंह में भरा था परंतु गुड़ एक किनारे पर अछूता पड़ा था। माँ की बोली सुनते ही मंजली भाभी क्रोधित होकर मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंककर चली गई। सिरचन ने पानी पीकर मंजली भाभी पर व्यंग करते हुए कहा कि क्या मंजली बहू आपकी मायके से लाई? मिठाई भी इसी तरह कंजूसी से देती है, फिर क्या था? मंजली भाभी अपने कमरे में जाकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर छोटी जाति के आदमी के मुंह न लगने की बात समझाई। अतः छोटी जाति का होने के कारण सिरचन को मायके या ससुराल किसी बात की समझ नहीं है। मंजली भाभी माँ की दुलारी बहू है। अतः माँ सिरचन पर क्रोधित हो गई और आदेश दिया कि किसी बहू के साथ तुम्हें बात करने की आवश्यकता नहीं है, जो चाहिए मुझे कहो। सिरचन क्रोधित हो गया और अधूरे चिक में फंदे डालकर बंद करने लगा। इधर मानू पान सजाकर सिरचन को देते हुए समझाने लगी कि यह काम काज वाला घर है, तुम किसी की बात पर ध्यान मत दो। सिरचन को पान खाता देखकर चाची हैरान हो गई। सिरचन ने चाची को घुटते देखकर उनकी डिबिया का गम को जर्दानी खिलाने के लिए कहा। चाची कई कारणों से सिरचन से नाराज रहती थी। अतः क्रोधित हो उन्होंने उसके इस प्रकार खाने की मांग करने पर व्यंग दिया तथा उसे ताना देते हुए कहा कि क्या घर में भी पान और गमकवा जर्दा खाते हो, चटोर कहीं की। बस फिर क्या था। सिरचन अत्यंत क्रोधित हो गया और अब उसने काम न करने का मन बनाकर चिक में फंदे कस दिए। कुछ देर पान चबाते हुए अपना सारा सामान छुरी, हंसिया और आदि समेट कर झोले में रख ली तथा खुद टांगी हुई अधूरी चिक पर निगाह डालकर आंगन के बाहर निकल गया। चाची और भी क्रोधित हो गई क्योंकि सिरचन मुफ्त में काम तो नहीं करता था। जो मोहर छाप वाली धोती 8 रुपये में आती है वही तो सिरचन को उसी कारीगरी के बदले मिल रही थी, फिर क्रोध किस बात का। परंतु चाची का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ। वह अब भी सिरचन को डांटती जा रही थी। मानो कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चिक देखती रही। अब उसके 7 तारे बंद पड़ गए थे। माँ समझाते हुए मानू को कहने लगी कि तू जी छोटा मत कर, मेले में से नई चिक खरीद कर भेज दूंगी। मानू को याद आई कि सिरचन के हाथ की शीतल पार्टी से उसके ससुराल वालों ने उसकी कितनी तारीफ की थी। तब पटना तथा कलकत्ता के सभी मेहमानों को खोल खोल कर दिखाई थी। मानू उदास होकर बड़ी भाभी के कमरे में चली गई। मैं सिरचन को मनाने गया, देखा एक फटी हुई शीतल पार्टी पर लेटकर कुछ सोच रहा था। मुझे देखते ही वह बोला, बबुआ जी अब नहीं। मैं कान पकड़ता हूँ, अब और नहीं। मैं मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा? यदि मेरे घरवाले जिंदा रहती तो मेरी ऐसी दुर्दशा न होती। तब मुझे खाने पीने लगते की कोई चिंता नहीं रहती। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरा सम्मान होता था, परंतु अब वह भी नहीं रहा। अब मैं चुपचाप लौट आया। मैं समझ गया कि कलाकार के दिल को ठेस लगी है, वह नहीं आ सकता। बड़ी भाभी अधूरी चिक में रंगीन छीट पर झालर लगाने लगी। तब मानू के दिल को बहलाने का प्रयास करने लगी। मानू कुछ नहीं बोली, वह उदास थी, परंतु मैं चुप नहीं रह सका और चाची तथा मंजली भाभी के प्रति क्रोधित होते हुए कहने लगा कि इस चिक पर और किसी की नज़र न लगे या लगे, चाची और मंजली भाभी की तो लग ही जाएगी। मैं लेखक मानू को ससुराल पहुंचाने जा रहा था।
स्टेशन पर सामान रखते हुए मानू पर दृष्टि गई। वह अधोरेखित मोड़ कर लिए जा रही थी। मैं मन ही मन सिरचन पर क्रोधित हो गया और चाची के सुर में सुर मिलाकर सिरचन को कोसने का मन हुआ तथा क्रोधवश सिरचन के प्रति कामचोर तथा चटोर जैसे शब्द भी कह बैठा। उसी पल गाड़ी आई। सामान चढ़ाकर मैं गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर ही रहा था कि तभी प्लेटफार्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नज़र पड़ी। वह मुझे पुकारने लगा। मैंने झिड़की के स्वर में खिड़की से गर्दन निकालकर पूछा, क्या है? सिरचन ने पीठ पर लदे बोझ को उतारकर कहा, मानू दीदी कहाँ है? एक बार देखना चाहता हूँ। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। सिरचन ने हकलाते हुए मानू को कहा, ये सब चीज़ें मेरी ओर से हैं दीदी। शीतल पाटी, चिक और एक जोड़ी आसनी कुश की गाड़ी चल पड़ी। मारू मोहर छाप वाले धोती का दाम निकाल कर देने लगी। सिरचन ने जीभ को दांत से काटकर दोनों हाथ जोड़ दिए। मानो फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल खोलकर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सूतियों के फंदों का ऐसा काम मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा था। धन्यवाद।